हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी, आज बारी है चैप्टर नंबर 10, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन हिंदी वी कॉल भारत का संविधान। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, कौन थे वो लोग जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से की फीचर्स मेंशन है, कि इसमें मेन चीजें क्या लिख रखी हैं जिनकी वजह से आज हमारी लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, हम लोग ढंग से, तरीके से, तमीज से अपना जीवन जी सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आने वाली बहुत सारे फीचर्स जो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या भारत की सिविलाइजेशनल हेरिटेज से हम लोगों ने उठाए हैं, और बहुत सारी चीजें हमने दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से भी कॉपी की हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे 26 जन, एक डेट आप सभी याद रखेंगे, 26 जन। अब इस डेट को हम लोग, इंडिया के सभी लोग इस डेट को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेन चीज है क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, हम लोग 26 जन को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं। हम लोग 25 को नहीं कर रहे, हम लोग 27 को नहीं कर रहे, हम लोग 26 को ही सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे एक मेजर रीजन है, बहुत सारे बच्चों को अभी तक समझ आ गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे। ठीक है जी, रिपब्लिक डे की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इस दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग परेड होती है। ठीक है, दिल्ली में आप सभी लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, टीवी पे देखा होगा। जिन्होंने जाके खुद आई विटनेस नहीं किया है उन्होंने टीवी पे जरूर देखा होगा। तो इस दिन एक परेड ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन इतनी सारी चीजें हम लोग 26 जैन को करते क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक ग्रेट सेलिब्रेशन देखते हैं हम लोग, अ सेलिब्रेशन ऑफ मेजेस्टिक मार्चिंग बैंड्स एंड वाइब्रेंट डिस्प्लेज एट कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ पे जैसे आप लोग देख रहे हो ऐसे बैंड से झांकी निकाली जाती है। ठीक है, हमारे आर्मी पर्सोनल हैं जो अपनी अलग अलग आर्मी की अलग अलग जो पोस्ट होती हैं या अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वो इस तरीके से वहां पे परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारे लोग जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको देखने जाते हैं और इस दिन को एंजॉय करते हैं, बड़ा ही प्राइड के साथ, बड़ा ही प्राउड फील करते हैं इस दिन। तो ऐसा क्या हुआ था इस दिन की हम लोग इंडिया के सभी लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मार्किंग द हिस्टोरिक डे 26 जैन 1950। अब कहानी पीछे जाएगी कहां, 1950, 26 जैन 1950। अब इस दिन क्या हुआ था बेटा, इस दिन हुआ था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन लागू हो गया था, इंप्लीमेंट हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन। तो इसलिए हम लोग इस डे को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी इंडिया ऑफिशियली एक रिपब्लिक बन गई थी, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था जो इस दिन इंप्लीमेंट हो गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो गया था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया, क्यों हमारे लोगों ने इसको बनाया। ठीक है, अब इसकी मेन बात करेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहली बात आप लोगों को याद रखनी है कि किसी भी कंट्री के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, सिटीजन्स के पास कुछ राइट होते हैं। आज आप सभी के पास बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, खुद को एक्सप्रेस कर पाना। ठीक है, कहीं पर भी आप इंडिया की टेरिटरी में जाके रह सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो ये सारे क्या, ये आपके राइट्स हैं। लेकिन ये आपको ये सारे राइट्स मिलते कहां से हैं, तो बेटा ये सारे राइट्स आपको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके सारे राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग और समझते हैं, अब भाई एक कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, उनकी लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सोल्व करता है, इन सभी का सॉल्यूशन, हर चीज का सॉल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है। किसी भी कंट्री के अंदर किस टाइप की गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट के अंदर जिस लोगों के पास कोई भी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस है, ये सारी चीजें हमें कहां से पता लगती है, कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती है। गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे किया जाएगा, सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है कि इलेक्शन कैसे होंगे, किसके पास क्या राइट है। अब हमारे इंडिया के लोग जितने भी 18 से ज्यादा एज के हैं, ठीक है, यानी जितने भी 18 प्लस हैं या जितने भी अडल्ट हैं, ठीक है, तो उनके पास एक स्पेशल पावर हमें देखने को मिलती है। और वो स्पेशल पावर बेटा क्या होती है, उन सभी के पास वोटिंग राइट्स हैं। यानी जब भी इंडिया में इलेक्शन होते हैं ना उनकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, तो वो वहां पर जाकर वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट भी हमें कहां से मिलता है, ये राइट भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल वे में समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। डॉक्यूमेंट स्पेलिंग आउट अ नेशंस बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्पेलिंग आउट अ नेशंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज। अब इसमें आगे देखेंगे फ्रेमवर्क। ठीक है, सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन बेटा देखने को मिलती हैं। डिफाइंस द 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप सभी पढ़ के आए हैं। 3 ऑर्गन्स हम लोगों ने देखे, जिसमें फर्स्ट हमारे पास लेजिस्लेचर होता है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है लॉ बनाना। बिल्कुल ईजी है, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है लॉ बनाने का।
अब मान लो लॉ बन गया, तो हमें कोई चाहिए जो उस लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा, तो वो इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, वो एग्जीक्यूटिव करती है। और थर्ड हमारे पास होती है जुडिशरी, जो चेक करती है कोई भी ऐसा लॉ नहीं बन रहा है जो सिटीजन के अगेंस्ट जा रहा है, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अगेंस्ट ना जाए, तो उसको चेक करने वाला और उसकी गारंटी देने वाला कि सभी को इक्वली वो राइट्स या लॉज सभी के लिए इक्वल हो, तो ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए हमारे पास थर्ड ऑर्गन होता है जिसको हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब बेटा सीधी सी बात आती है कि इन तीनों के 3 अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये काम क्या करेंगे, क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, जिसके अकॉर्डिंग ये एक्ट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये एक्शन लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती हैं। फिर हमारे पास आता है बैलेंस, क्रिएट्स चेक्स एंड बैलेंस टू एंश्योर फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी बनाए रखने के लिए चेक्स एंड बैलेंस भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल जाता है, ठीक है जी, ताकि ये कोई भी ऐसा ना हो कि कोई दूसरे के स्पेयर में काम कर रहा है, लेजिस्लेचर जो काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव जो काम कर रहा है, जुडिशरी जो काम कर रहा है, उसको चेक करना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें भी हमें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। फिर हमारे पास आते हैं पीपल, आउटलाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सभी के काम का है, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारी चीजें जो हमारे राइट्स हैं, जो हम लोग इंजॉय करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम खुल के अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे राइट्स बेटा हमें मिलते कहाँ से हैं, ये सारे राइट्स हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ये सारे राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा मेंशन होते हैं। फिर हमारे पास आता है फ्यूचर, सेट्स लॉन्ग टर्म गोल्स टू एस्पिरेशंस ऑफ द नेशंस, ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल भी सेट होते हैं, यानी किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के पता लग सकता है, जैसे उसके अंदर प्रोविजन है, जैसे उन्होंने अपने सिटीजन्स को राइट्स दे रखे हैं, ड्यूटीज हैं, वहां पे सिटीजन्स के रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट के क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उससे हमें लॉन्ग टर्म गोल्स का भी पता लग जाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज करो, इमेजिन करो किसी भी एक गेम के बारे में, ठीक है, हर गेम में कुछ रूल्स होते हैं, हर गेम में कुछ लॉज होते हैं, अगर वो ना हो, उनको ढंग से फॉलो ना किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी गेम ढंग से, तरीके से, तमीज से कंप्लीट हो सकता है? तो बेटा नहीं हो सकता। सीधी सी एक एग्जांपल आपकी बुक में गिवन है, आप सभी को याद रखना है, जो आपकी बुक का एग्जांपल है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, कि आप लोग की स्कूल की कबड्डी की टीम, ठीक है, स्टेट लेवल के फाइनल्स में पहुंच गई, लेकिन जब फाइनल मैच चल रहा होता है, जब फाइनल मैच चल रहा होता है, तो वहां पर जो टीम है, आपके अपोनेंट है, आपकी टीम है जो स्कूल की, उसके जो अपोनेंट टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कंटिन्यूअस 2 बार टूर्नामेंट को जीतते हुए आई है, और अब वो तीसरी बार टूर्नामेंट को जीत के हैट्रिक लगाना चाहती है, ठीक है जी, लगातार 3 बार टूर्नामेंट को जीतना चाहती है। लेकिन आपके स्कूल की टीम तो खुद जीतना चाहेगी, तो उसमें ना बीच में एक डिस्प्यूट हो जाता है। आपकी स्कूल की टीम का एक प्लेयर क्या करता है, सामने वाली टीम के एक प्लेयर को आउट कर देता है, यानी उसको पकड़ लेता है, ठीक है, और वो आउट हो जाता है, लेकिन सामने वाला प्लेयर मानने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वहां पे जो रेफरी होते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि आउट है, लेकिन जो सामने वाली टीम का प्लेयर है वो आर्ग्यू करने लगता है कि मैं आउट नहीं हूं, जब तक उसने मेरे को पकड़ा, जब तक उसने मेरे को होल्ड किया, मैंने लाइन को क्रॉस कर दिया था। तो इस बीच में क्या होता है भाई, दोनों टीम्स के कैप्टन्स को बुलाया जाता है, वहां पे जो रेफरी होते हैं वो एक रूल बुक ओपन करते हैं, गेम की रूल बुक, ठीक है, जिसमें उसको पता लगता है कि जो रेफरी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, और प्लेयर्स को उस डिसीजन को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन थे, तो गेम कंटिन्यू हो पाया, और दोनों कैप्टन्स ने उस बात के लिए एग्री किया कि ठीक है, जो रेफरी का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। लेकिन अगर ऐसे रूल्स एंड लॉज ना हो तो बेटा कभी भी कुछ हो ही नहीं पाएगा। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आप सभी फुटबॉल खेला है कभी ना कभी, ठीक है, फुटबॉल में क्या होता है, हमें बॉल को पैर से पुश करना होता है, ठीक है, बॉल को पैर से पुश करना होता है, लेकिन अगर ऐसा रूल ना हो फुटबॉल में, तो कोई उसको हाथ से उठा के भाग रहा है, ठीक है, कोई उसको कैसे ही लेके भाग रहा है, तो कभी गेम तो ढंग से हो ही नहीं पाएगा। कोई पैर से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, तो गेम तो पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा। तो रूल्स एंड लॉज का होना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यही रूल्स एंड लॉज जो आपको गेम में मिलते हैं, यही रूल्स एंड लॉज कंट्री को रन करने के लिए जो होते हैं हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल एक किताब होती है जिसके अंदर कंट्री को रन कैसे करना है, कंट्री को गवर्न कैसे करना है, कंट्री में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एज ए सिटीजन आपके पास क्या राइट है और आपकी क्या ड्यूटीज बनती हैं, ये सारी चीजें बेटा हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगती है। अब हम लोग सिनेरियो की बात कर रहे हैं, सेम एग्जाम्पल यही हमने देखा है, स्टेट लेवल फाइनल्स, द अपोनेंट एम्स फॉर अ हैट्रिक, ठीक है, अपोनेंट टीम्स लगातार 3 बार टूर्नामेंट को जीत के हैट्रिक करना चाहती है, लेकिन बीच में डिस्प्यूट हो जाता है जिसकी बात हम लोग अभी अभी करके आए हैं। तो रेफरी कंसल्ट्स द
ऑफिशियल रूल बुक, ठीक है, गेम की जो रूल बुक होती है उसको निकालते हैं, जिससे पता लग जाता है कि क्या क्या रूल्स हैं। कैप्टन्स एग्री ऑन द रूल्स, द डिस्प्यूट इज सेटल्ड एम्बिकेबली, यानी दोनों की सहमति से डिस्प्यूट को सेटल कर दिया जाता है। आगे बेटा इसको हम लोग मैच करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, यानी हम लोगों ने जो अभी अभी कबड्डी के गेम का एग्जांपल देखा, इसको हम लोग लिंक करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, द गेम ऑफ कबड्डी, ठीक है, वहां पर रूल बुक का यूज हुआ था डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो सेम यहां पर क्या होगा, जब बात होगी कंट्री की, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का यूज किया जाता है इन डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही चीजें मेंशन होती हैं कि किस चीज के लिए क्या करना चाहिए, आगे फर्दर डिसीजन क्या होगा, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके लिए क्या सजा होगी। रेफरी, ठीक है, वहां पर रेफरी था जो बीच में क्या कर रहा था, हैंडल कर रहा था मैटर को। यहां पर क्या होती है, जुडिशरी, हमारा कोर्ट सिस्टम डिसाइड करता है जब डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो कौन ठीक है और कौन गलत है, और वही डिसाइड करेगा किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई गलत है तो। ठीक है जी। थर्ड हमारे पास आता है बेटा द प्लेयर्स एंड कैप्टन्स। अब वहां पर जो प्लेयर्स एंड कैप्टन्स का रोल था, यहां पर सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट उस रोल को प्ले करते हैं। देन हमारे पास आता है फेयर प्ले एंड ट्रॉफीज, ठीक है, फाइनल रिजल्ट फेयर प्ले एंड ट्रॉफीज। लेकिन जब हम लोग कंट्री की बात करते हैं तो जस्टिस एंड नेशनल गोल हमारे सामने आता है। तो इससे होप सो आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ढंग से, अच्छे से, तरीके से, तमीज से क्लियर हो गया होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट रूल बुक फॉर द कंट्री, अ लिविंग डॉक्यूमेंट केयरफुली प्रिजर्व्ड। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा लिखा गया था बहुत सालों पहले, ठीक है, 19 हम लोग बात करें 1949 में इसका काम डन हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 1950 में इसको इंप्लीमेंट कर दिया था, लागू कर दिया था। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो बेटा ये इतना पुराना डॉक्यूमेंट हो गया, तो आपको नहीं लगता हो सकता है ये खराब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, इतनी पुरानी किताब खराब हो सकती है। आपके पास अगर लास्ट ईयर की नोटबुक होगी, आपके स्कूल की जो लास्ट ईयर की नोटबुक है, तो आप लोग देखते हैं जो उसका बैक पेज है, यानी जहां पर आपने लिखा है, जो उसका पीछे वाला पेज है, उस पे क्या होता है बेटा, वो इंक फैल जाती है, उस इंक के निशान आ जाते हैं, ठीक है, और वो इंक धीरे धीरे पेपर को खराब करने लगती है। और आपकी नोटबुक अगर आप आज से 4 साल या 5 साल पहले की कोई नोटबुक उठा के देखेंगे तो वो भी उस कंडीशन में नहीं होगी जिस कंडीशन में जब आप उसको पढ़ते थे, जब वो नई थी तब थी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बेटा इतनी पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये रखा रखा खराब हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। तो इसीलिए हमने इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या किया, एक हीलियम गैस के चैम्बर लिया और उसमें इसको फिल कर दिया, ठीक है, उसमें सॉरी फिल नहीं, उसमें गैस फिल की इसमें, और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया। सबसे पहले कहां पर रखा है, लोकेशन की हम लोग बात करें, प्रिजर्व्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है जी, इंडिया की पार्लियामेंट में हमने इसको रख रखा है कुछ इस तरीके से। अब ये हमारे पास क्या है भाई, ये ग्लास का बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स है जो शीशे का है, ग्लास का है। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है, हीलियम गैस फिल कर रखी है, ठीक है, केप्ट इन अ सील्ड हीलियम फिल्ड गैस केस। अब बोलेंगे सर हीलियम ही क्यों, और कोई क्यों नहीं? तो उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा, इट डज नॉट रिएक्ट विद पेपर और इंक। जो हीलियम गैस होती है वो पेपर और इंक के साथ रिएक्ट नहीं करती है, मीन्स वो उसको खराब नहीं होने देती है, वो उसको एज इट इज फॉर्म में बनाए रखती है, प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द पासेज ऑफ टाइम। चाहे वो कितना भी पुराना हो जाए, हमें एज इट इज फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने इसको इसमें रख रखा है। अ विजन ऑफ ग्रेटनेस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कुछ लाइनें कही हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वी हैव प्रिपेयर्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बट सक्सेसफुली वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर विलिंगनेस टू रिस्पेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। यानी ये ढंग से काम कब कर पाएगा, जब हम लोग दूसरों के व्यू पॉइंट को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद की ही बातें, खुद के ओपिनियन को सुपीरियर मानते और दूसरे किसी इंसान को कुछ मान ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। फॉर कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन, ठीक है, अकोमोडेशन क्या होता है बेटा, कॉम्प्रोमाइज होता है समझौता, और अकोमोडेशन होता है कि पावर को इक्वली डिवाइड करना। ऐसा ना हो कि कोई सुपीरियर है तो सारी पावर उसके पास है और वो दूसरे को पावर देना ही नहीं चाहता, सारी पावर खुद रखना चाहता है। देन वी हैव इट्स रियलाइजेशन वुड रिक्वायर हार्ड फिजिकल एंड मेंटल लेबर एंड अबव ऑल ग्रेट मॉरल रीजनरेशन, ठीक है। ये सारी बातें आप लोग ये लाइन बेसिकली याद रखेंगे, किसने बोली है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी है, और वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हमारे पास आता है एनाटॉमी ऑफ द रूल बुक। अब बेसिक इसमें हम लोग बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता क्या क्या है, मेन चीजें, कि उसके अंदर क्या क्या चीजें जो हमारे लिए बेटा जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहले वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ अ सोसाइटी।
एक सोसाइटी के क्या वैल्यूज होने चाहिए, उसमें क्या आइडियल्स होने चाहिए, ये सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लग जाती हैं। देन वी हैव पॉलिटिकल सिस्टम, कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, लोगों के पास क्या पॉलिटिकल राइट्स होंगे, क्या उनके पास राइट टू वोट होगा या नहीं, हमें वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से पता लग जाता है। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, किस टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पे काम करेगी, क्या वहाँ पर डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ पर मोनार्की है, या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर ओलिगार्ची है, या वहाँ पर थियोक्रेसी है। ये अलग अलग टाइप की कुछ गवर्नमेंट होती हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लग जाता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किस टाइप की गवर्नमेंट है। देन वी हैव राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा देखने को मिलती है, राइट्स एंड ड्यूटीज। अब राइट्स आप सबको पता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, ये सारे राइट्स आप सबको पता है, ठीक है। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। लेकिन हमारे राइट्स के साथ साथ कुछ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं, राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी होती हैं। बेटा ड्यूटीज में क्या आता है, हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, कंट्री को अगर जरूरत है तो हम लोग अपनी कंट्री के लिए डिफेंस मर मिटने के लिए भी रेडी हैं, ठीक है। बहुत सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती हैं राइट्स के साथ साथ, लेकिन तुम लोग सिर्फ राइट्स को ही देख के रह जाते, ड्यूटीज तक पहुंचते ही नहीं हो। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है जी, गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेशन, गवर्नमेंट को फॉर्म कैसे किया जाएगा, रियल पावर किसके पास है, गवर्नमेंट को फॉर्म करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी होती है वो गवर्नमेंट को फॉर्म करता है, तो हर जगह अलग प्रोसीजर अपनाया जाता है। स्ट्रक्चर, ठीक है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, या लोकल लेवल पे है या नहीं है, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो किए जाते हैं, ये सारे हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगते हैं। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पार्ट्स, गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स काम क्या करेंगे, उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या उनके रोल्स होते हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये सारी हमें यहाँ से पता लगती है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए गाइडिंग प्रिंसिपल्स का भी काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करते हैं। अगर वो कोई भी नई पॉलिसी बना रही है तो गवर्नमेंट को गाइड करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही नई पॉलिसीज बनाते हैं। अ डॉक्यूमेंट लाइक नो अदर, अब ये चीजें पढ़ के आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा प्राउड फील हो, क्योंकि ये चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्यारे भारत का है। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में सबसे बड़ा है। जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया में, यानी जितनी भी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटन फॉर्म में, उनमें से सबसे बड़ा आपको हमारी कंट्री इंडिया का देखने को मिलता है। एट द स्टार्ट ऑफ 1950, जब 1950 की स्टार्ट हुई, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा अलग अलग पार्ट्स और शेड्यूल्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, ये बात आप सबको याद रखनी है। कन्वीनियंस के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग पार्ट्स और शेड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। तो उस जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, यानी बेटा जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें ओरिजिनली क्या था, 22 पार्ट्स में डिवाइड था, 22 पार्ट्स में डिवाइड था, और उसके साथ साथ 8 शेड्यूल्स में डिवाइड था। लेकिन टाइम के साथ साथ बेटा जरूरत बढ़ती गई, नए नए रूल्स एंड लॉज की जरूरत कंट्री को पड़ती गई, और हमारी गवर्नमेंट नए नए रूल्स एंड लॉज बनाती गई। तो अब एट प्रेजेंट करंटली अगर हम लोग बात करें तो पहले 22 थे प्लस 3, अब 25 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, 22 प्लस 3 यानी कि 25 पार्ट्स एट प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं हम शेड्यूल्स की बात करें तो 8 प्लस 4 12 शेड्यूल हमें देखने को मिलते हैं। ये आप सबको याद रखना है, अगर करंट पूछे, कोई पूछे एट प्रेजेंट, तो आपको 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स आंसर करना है। लेकिन अगर कोई पूछे एट द स्टार्ट 1950, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, जब लागू हुआ था, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो बेटा 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स हमें देखने को मिले थे। थिंक अबाउट इट, जस्ट लाइक ए जायंट टेक्स्ट बुक विद मल्टीपल सेक्शंस एंड चैप्टर्स। अब ये कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से एक बहुत बड़ी सी बुक है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, और उसके साथ साथ अलग अलग चैप्टर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिखने का काम किन लोगों ने किया, कितने लोग थे, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ये सारी चीजें हम लोग देखने जा रहे हैं। ईयर फॉर्म्ड, सबसे पहले बेटा एक असेंबली बनाई गई, सबसे पहले क्या हुआ, एक असेंबली बनाई गई, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था, तो आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से साल में बनी थी, सबसे पहला क्वेश्चन आप सबको याद रखना है, 1946।
ठीक है। 1946 में एक असेंबली बनती है, यानी एक लोगों का ग्रुप रेडी किया जाता है जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को आगे चल के बनाने वाले थे। लेकिन बीच में क्या होता है बेटा, 1946 में ये रेडी हो गई, 1947 में क्या होता है, इंडिया का पार्टीशन, यानी भारत दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, इंडिया और एक पाकिस्तान अलग कंट्री बन जाता है। तो जब स्टार्ट हुई थी सबसे पहले 1946 में, तो 389 मेंबर्स थे, टोटल 389 मेंबर्स थे। लेकिन जब पार्टीशन होता है तो उसके बाद जो लोग, आधे लोग क्या होते हैं बेटा, पाकिस्तान में चले जाते हैं, और कुछ लोगों की जब तक डेथ हो जाती है, तो हमारे पास 299, ये दोनों फिगर्स आपको याद रखनी है। जब स्टार्टिंग में बनी थी तो 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब पार्टीशन होता है तो अलग कंट्री पाकिस्तान बन जाती है तो 299 मेंबर्स इसमें रह जाते हैं, रिड्यूस्ड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। देन वी हैव रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि किस किस को हमने इंक्लूड किया था इस असेंबली के अंदर, किस किस को हमने इंक्लूड किया था, यानी कौन कौन लोग इस ग्रुप का पार्ट थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे, तो इसमें बेटा हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोसेस फॉलो किया। वो क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें विमेंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग 15 विमेन। हमें इसमें 15 विमेन देखने को मिली। एंड डाइवर्स रीजंस, जो अलग वुमेन्स के अलावा हम लोग बात करें जो और लोग थे बेटा, हम लोगों ने उनको अलग अलग रीजन, यानी हर रीजन को इंक्लूड करते हुए, सबको रिप्रेजेंटेशन देते हुए, अलग अलग रीजन के लोगों को, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों को, यानी डॉक्टर, साइंटिस्ट, हर तरीके के अलग अलग प्रोफेशन को फॉलो करने वाले लोगों को हमने उसमें इंक्लूड किया। एंड सोशल ग्रुप्स, अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों को भी हमने उसमें इंक्लूड किया, ताकि कोई भी छूट ना जाए, सभी की चीजें, सभी की बातें, सभी की आवाज यहां पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखी जाए, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। टाइम टेकन, कि भाई टाइम कितना लगा, टाइम की हम लोग बात करें तो बेटा ऑलमोस्ट 3 इयर्स, लगभग 3 साल का टाइम लगा। और एंड टू बी एग्जैक्ट 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ठीक है जी, ऑलमोस्ट 3 इयर्स इसको बोल सकते हैं। अब आगे हमारे पास आती है टाइमलाइन ऑफ क्रिएशन, ठीक है जी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसकी टाइमलाइन आप थोड़ा सा डीप में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946, डेट आप सबको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स थे जब बनी तो वो कहां से आए थे, कौन वो लोग थे, तो वो कहां से आए थे बेटा, मेंबर्स इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बट जो आज की डेट में आप लोग मॉडर्न डे, प्रेजेंट डे स्टेट इंडिया में देखते हो बेटा, उस टाइम पे ये स्टेट इंडिया में नहीं होते थे। तो उस टाइम पे क्या होते थे, उस टाइम पे इंडिया अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था, यानी अलग अलग रीजन, उनको आप प्रोविंसेस मान सकते हो, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था। हर प्रोविंस की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जैसे आज इंडिया में हर स्टेट की अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उस टाइम पे प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। उस लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते थे उनको लोगों ने इलेक्ट किया था, लोगों ने वोट डाल के उस असेंबली के अंदर भेजा था। इन रिटर्न वो लोग क्या करते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए अब कॉमन सिटीजन्स के, वो डिसाइड करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके प्रोविंस से, उनके रीजन से कौन जाएगा। तो ऐसे करते करते हर प्रोविंस को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। देन वी हैव स्टेप 2, 26 नवंबर 1949, ड्राफ्टिंग वर्क कंप्लीटेड। 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग वर्क बेटा कंप्लीट हो गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट हमारे पास रेडी हो गया था। ड्राफ्टिंग वर्क कंप्लीटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफिशियली अडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली अडॉप्ट हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ वो आप सबको याद रखना है, जो हम लोग चैप्टर के शुरू में पढ़ के आए हैं, ठीक है बेटा, 1950 लगभग, उसके बिल्कुल ऑलमोस्ट हम लोग बात करें तो 2 महीने बाद। स्टेप 3, 26 जन 1950, जिसकी हम लोग अभी अभी बात कर रहे थे, द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू इफेक्ट सेलिब्रेटेड एनुअली एज रिपब्लिक डे। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ जाता है और इस दिन को हम लोग हर साल एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जन, जहां पर हम लोग मार्चिंग बैंड्स कर्तव्य पथ पर हमें देखने को बेटा मिलते हैं। अब आर्किटेक्ट्स यानी कौन कौन किस किस का मेन रोल रहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, किन किन लोगों ने मेन रोल प्ले किया। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, आप लोग पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले ही, अभी पढ़ा था, क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रोल चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी अगर कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था, अगर चेयरमैन की जगह कोई पूछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। लेकिन अब एक चीज आएगी जिससे हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन नहीं होना है। देखो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये नाम आप सबने पहले जरूर सुना है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे सर चेयरमैन तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो बेटा ऐसा नहीं है, समझो। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, पूरा पढ़ो, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक कमेटी थी जो ड्राफ्ट रेडी कर रही थी, तो उसके चेयरमैन हमारे कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वहीं अगर कोई पूछे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन या पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट, तो आंसर हमारे पास होगा बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर कोई पर्टिकुलर पूछे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे, एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर एंड इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, ये बात आप सबको याद रखनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद करते हैं क्योंकि एक वो अच्छे समाज सुधारक यानी अच्छे सोशल रिफॉर्मर थे, और उसके साथ साथ इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या डॉक्टर BR अंबेडकर थे, ये बात आप सबको याद रखनी है। व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी बेटा कौन सी चीजें थी जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया, इन्फ्लुएंस दिया, यानी प्रभावित किया, किन किन चीजों का मेन रोल रहा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो उस टाइम पे किन किन चीजों ने मेन रोल प्ले किया, किन चीजों से इन्फ्लुएंस होके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेटा अलग अलग प्रोविजंस डाले गए, वो हमें यहां से पता लगेगा। सबसे पहली चीज आपको जो याद रखनी है, द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, भारत का फ्रीडम मूवमेंट आप सबको पता है, आजादी से पहले हम लोग एक गुलाम देश होते थे जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो उसका हमें फ्रीडम जो मूवमेंट था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसका मेन इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। कैसे? एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड आइडियल्स फ्रॉम द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी जो एक्सपीरियंस हमें मिला फ्रीडम स्ट्रगल फ्रीडम मूवमेंट से, जो हमें एक्सपीरियंस मिला बेटा, उसके साथ साथ आइडियाज, आइडियल्स फ्रॉम द स्ट्रगल, स्ट्रगल से जो जो आइडियल्स थे, एंड इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे देखेंगे सिविलाइजेशनल हेरिटेज, यानी भारत की सिविलाइजेशनल हेरिटेज, यानी हमारे भारत की सभ्यता की विरासत भी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करती है। इंडियाज डीप कल्चरल रूट्स एंड हिस्टोरिकल वैल्यूज, इन सारी चीजों को हम लोग आगे डीप में देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल लर्निंग, यानी हमने पूरी दुनिया से क्या सीखा, हमने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने, और उसमें जो जो चीजें अच्छी लगी, यानी जो जो चीजें हम लोग अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, हमने उन सारी चीजों को वहां से उठा लिया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने उनको मेंशन कर दिया। देन हमारे पास आती है द लेगेसी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट पिलर देखा था, उसमें जो फ्रीडम मूवमेंट की हम लोगों ने बात की, उसकी लेगेसी की हम लोग बात करेंगे, यानी वहां से हम लोगों ने क्या क्या उठाया। लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट बोट देयर आइडियल्स डायरेक्टली इनटू द Constitution Assembly, sorry Constituent Assembly. They designed the Constitution as a tool to achieve these core values. अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इक्वेलिटी फॉर ऑल। इसमें मोस्टली जो चीजें आपको याद रखनी है बेटा, वो चीजें सारी ये हैं कि हम लोगों ने जब अंग्रेज हम पर रूल करते थे, जो चीज हमें तब नहीं मिली थी, तो हमने ये चीज मेक श्योर किया, हमने ये इंश्योर किया कि ये सारी चीजें आजादी के बाद हमारे लोगों, हमारे सिटीजन्स को ढंग से अच्छे से मिले। सबसे पहले इक्वेलिटी फॉर ऑल, यानी सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, तो ये चीज हमने कहां से सीखी, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से सीखी। जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है, सभी को जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जस्टिस सबके लिए रहेगा। देन वी हैव फ्रीडम, यानी आजादी की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, आजादी के लिए ही तो सारा मसला चल रहा था। देन वी हैव फ्रेटर्निटी, यानी ब्रदरहुड, हम सब मिलजुल के एक साथ रहेंगे। इट बिकम्स द अल्टीमेट कॉर्नरस्टोन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। वर्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे बेटा, मेन क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर हमें यहां से मिल रहा है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे, हाउ डू वी मेक श्योर एवरी अडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास उस टाइम पे क्या क्या क्वेश्चन थे कि वो कैसे इन चीजों को देंगे, प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले कि सबको राइट टू वोट मिले, इसको कैसे इंश्योर करेंगे। देन वी हैव व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। देन वी हैव हाउ डू वी कीप द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सेपरेट, यानी सेपरेशन ऑफ पावर की बात हो रही है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हमारे पास से थी, हम लोग उन तीनों की पावर को अलग अलग कैसे रखेंगे। हाउ डू वी गारंटी एवरी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट, यानी सभी को फंडामेंटल राइट्स इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग कैसे प्रोवाइड कराएंगे। देन व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलाव करना पड़े, उसमें कुछ चेंज करना पड़े, तो उसके लिए क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मन में थी। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा सेकंड पिलर था कि सिविलाइजेशनल हेरिटेज,
और इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोगों ने क्या क्या चीजें उठाई हैं। तो बेटा इसमें आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये कंसेप्ट हमारे इंडिया में पहले से चलता आ रहा है कि भले ही इंडिया में अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग रहे, भले ही इंडिया में ऐसे लोग रहे जो अलग स्किन कलर के हैं, जिनके ट्रेडिशन अलग है, जिनका कल्चर अलग है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, कितने ही डाइवर्स कंट्री क्यों ना हो, हम सब यूनाइट होकर रहेंगे। द आइडियल ऑफ इंडिया एज वन कंट्री एम्ब्रेसिंग डाइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम लोग सभी एक कंट्री एक देश के सिटीजन हैं। देन वी हैव सेकंड रेवरेंस फॉर नेचर, यानी नेचर एज सेक्रेड, नेचर को पवित्र मानना। हमारे यहाँ क्या होता है बेटा, पहले से ही सिविलाइजेशनल हेरिटेज में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हमारे यहाँ पर नेचर को पवित्र माना जाता है, पेड़ पहाड़ों नदियों की पूजा की जाती है, तो ये चीजें भी हमने वहां से उठाई है। देन वी हैव वसुदेवा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, की पूरा संसार पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। देन वी हैव सर्वे भवन्तु सुखिना, ठीक है, एन इन्वोकेशन फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल क्रिएचर्स, यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सभी के भलाई के लिए हमें काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री से, सिविलाइजेशनल हेरिटेज से बेटा देखने को मिलती है। एम्फेसिस ऑन द ड्यूटीज एंड गवर्नेंस ऑफ पीपल ड्रॉन फ्रॉम एंशिएंट सिस्टम लाइक जनपदास, ठीक है, लोगों की क्या ड्यूटीज होती है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट के क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उसको अपने सिटीजन्स के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी हमें वहां से पता लगती है, किस सिस्टम से, जनपदास, जो आप लोग पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं। देन वी हैव सप्तंगा, ठीक है, ये कौटिल्य ने कंसेप्ट दिया था कि एक राज्य के अंदर ये 7 चीजें होनी जरूरी होती हैं। देन राजधर्म, एक राजा का क्या धर्म होता है, ये सारी चीजें भी रूलर्स को फॉलो करनी चाहिए, यानी जो भी कंट्री को रन कर रहा है उसको इन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए बेटा। देन वी हैव लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, की यानी हमने दुनिया की अलग अलग कंट्रीज से क्या सीखा। हम लोगों ने क्या किया, मैंने जैसे बताया था अभी कि दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, उसमें जो जो चीजें हमें अच्छी लगी हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज किया और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन चीजों को उतार दिया। ठीक है, इसमें एक चीज है, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड, यानी जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे पास हर तरफ से, चारों तरफ से, पूरी दुनिया से आनी चाहिए। देन वी हैव फ्रांस, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, यानी हम लोगों ने फ्रांस से क्या क्या लिया। फ्रांस की हम लोग बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, ठीक है, वहां से ये चीजें इन्फ्लुएंस हुई है जो 1789 में हुई थी। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है जी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो ये सारी हमने कहां से उठाई बेटा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है। देन वी हैव आयरलैंड, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको DPSP भी बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होता है अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। अब यूएस से हम लोगों ने क्या उठाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फ्रेमवर्क फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का, वो हम लोगों ने यूएस से उठाया। यूके और ऑस्ट्रेलिया, एक्सप्लोर्ड फॉर देयर डेमोक्रेटिक सिस्टम यूजफुलनेस टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, है कि हम लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए इनको एक्सप्लोर किया और उसमें जो जो चीजें हमने मिली हमने वहां से उठा ली। जैसे हम लोग पार्लियामेंट की बात इसमें कर सकते हैं। अब हमें कुछ बेटा इलस्ट्रेशंस, यानी कुछ पिक्चर्स, कुछ पेंटिंग्स हमें एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशनल हेरिटेज से देखने को मिलती हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। सीन फ्रॉम एन एंशिएंट गुरुकुला, ठीक है जी। देन अ सीन फ्रॉम द रामायणा, रामाज कॉन्क्वेस्ट एंड रिकवरी ऑफ सीता, ठीक है, एक ये सीन हमें कहां से देखने को मिलता है, रामायणा से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है। देन वी हैव अ सीन फ्रॉम महाभारता, ठीक है जी, जहां पर कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते हैं। देन अ इमेज ऑफ नटराज, ठीक है जी, तो हमें यहाँ पर बेटा यहाँ इमेज देखने को मिलती है नटराज की। देन वी हैव भागीरथाज पेनेंस एंड डिसेंडेंट ऑफ गंगा, महाबलीपुरम की ये पिक्चर हमें देखने को मिलती है। देन वी हैव नालंदा, वन ऑफ द इंडियाज एंशिएंट यूनिवर्सिटी, तो ये सारी बेटा पिक्चर्स हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन देखने को मिलती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स मेकर्स ने हमारे इंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन से बहुत सारी चीजों को उठाया है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है। देन वी हैव की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसमें बात करेंगे कि मेन फीचर्स क्या हैं, जो जरूरी फीचर्स है, जो पूरी कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मेन फीचर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर की हम लोग बात कर चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, मेक्स द लॉज, लॉ बनाने का काम होता है, कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का होता है। अब ये कानून बन गए, लेकिन जब तक इसको कोई इंप्लीमेंट करने वाला नहीं है तो ये कानून बेटा किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें एक बॉडी की जरूरत होती है, तो वो भी हमारे पास प्रेजेंट है, और वो कौन सी है, वो है बेटा एग्जीक्यूटिव, इंप्लीमेंट्स द लॉज हैंडेड बाय
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसकी हम लोग बात करें तो ये लॉज को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, और इसका जो हेड होता है, जो इसका सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होता है, हम लोग बोल सकते हैं जो हेड करता है, एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, वो कौन होता है बेटा, वो प्राइम मिनिस्टर हमें देखने को मिलता है। देन वी लास्ट वन वी हैव इज जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या इंश्योर करती है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सभी को रूल्स जो बन रहे हैं बेटा उसमें डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो, अच्छे से फॉलो हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। एंश्योर्स ऑल लॉ अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सभी जितने भी लॉज बन रहे हैं वो हमारे भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। उसके साथ साथ डिसाइड्स वेदर अ लॉ इज ब्रोकन एंड असाइंस नेसेसरी पनिशमेंट, ये डिसाइड करता है कि क्या कोई लॉ ब्रोक हुआ है यानी कोई लॉ ब्रेक हुआ है, टूटा है, या उसके लिए और अगर टूटा है, किसी ने पर्टिकुलर गलती की है तो उसके लिए बेटा इसमें क्या होता है, पनिशमेंट का भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग देखेंगे डिवीजन। अब हमारे यहाँ बेटा तीन तरीके की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है, तीन तरीके की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबसे ऊपर होती है, जिसको नेशनल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है। हैंडल्स नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है भाई। स्टेट गवर्नमेंट, आप सबको पता है स्टेट के अंदर हर स्टेट की अपनी एक अलग गवर्नमेंट होती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर उसका हेड होता है। चीफ मिनिस्टर की हम लोग बात करें, स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है। असाइंड स्टेट लेवल फंक्शन। देन हमारे पास थर्ड आता है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें पंचायती राज सिस्टम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमें देखने को मिलता है, तो वो लोकल लेवल पे काम करता है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब इलेक्टोरल सिस्टम की हम लोग बात करें, अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली क्लियरली लिख रखा है क्या, सिस्टम टू एंश्योर एवरी एलिजिबल सिटीजन ऑफ कंट्री इज एलिजिबल टू वोट, यानी कंट्री के अंदर जितने भी सिटीजन हैं वो सभी जो भी वोट के लिए एलिजिबल हैं उनको ये राइट्स प्रोवाइड कराए जाएं। की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आगे हमारे पास आ गया फंडामेंटल राइट्स। ये आप सबको पता है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल 6 होते हैं, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं। देन सेकंड हमारे पास आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अब राइट्स के साथ साथ बेटा हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, यानी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। द सिविक एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स टू द नेशन, यानी हमारे देश के प्रति हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं। हम सिर्फ राइट इंजॉय करते हैं और ड्यूटीज को भूल जाते हैं। फिर हमारे पास आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको इन शॉर्ट डीपीएसपी बोला जाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जब हम लोग बात करेंगे, द सोशल एंड इकोनॉमिक विजन गाइडिंग द गवर्नमेंट। अब इसका सिस्टम काम होता है, सिस्टम सीधा सा क्या होता है, इसका काम सीधा सा क्या होता है, जब कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, कोई भी नई पॉलिसी बना रही है, तो उससे उम्मीद की जाती है, हर अच्छी गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी, ठीक है। उससे क्या उम्मीद की जाती है, जो भी अच्छी गवर्नमेंट होगी वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। हालांकि अगर कोई गवर्नमेंट इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए उसको पनिशमेंट मिले कि भाई तेरे को करना ही करना है, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे तो फॉलो ना करे, लेकिन उससे एक उम्मीद की जाती है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है अच्छी गवर्नमेंट से कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगी। वहीं अगर हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अगर ये आपको नहीं मिल रहे, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो बेटा उसके लिए पनिशमेंट उसको इंस्टेंट दी जाएगी। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। अब की फीचर्स में हम लोग आगे देखें, फंडामेंटल राइट्स में कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, ठीक है, कि सबको इक्वल समझना है, डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी बेटा नहीं करना है। देन राइट टू फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 21। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा आप लोगों के लिए, आप सबको याद रखना है। देन वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या होती हैं वो भी जान लेते हैं एक बार। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम, हमें इन सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देन डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन, अगर जरूरत पड़ी तो अपने देश की रक्षा के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी है। वैल्यूज एंड प्रिजर्व अवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, कल्चर को वैल्यू देनी है और उसको प्रिजर्व करके रखना है, ऐसा ना हो कि हमारा कल्चर कल को बचे ही ना। प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हमारी कंट्री के नेचुरल एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी बन जाती है। प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी हमें देखने को मिलती है कि बच्चे जितने भी 6 to 14 ईयर्स के बीच में हैं उन सभी को जरूरी एलिमेंट्री नेसेसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आगे हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को अब हम लोग थोड़ा सा डीप में डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
रिप्रेजेंट द एसेंस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक विजन फॉर इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बेटा उसमें किस लिए ये ऐड किए गए थे, तो उससे हमें पता क्या लगता है, बेसिकली एसेंस ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक विजन थी। ठीक है, सोशली और इकोनॉमिकली क्या विजन रखा गया था, यानी क्या सोच रही थी जब हमने इसको रेडी किया था। दे आर गोल्स द फ्रेमर्स वांटेड गवर्नमेंट टू एम फॉर। ठीक है, ये गोल्स थे कि जो फ्रेमर चाहते थे कि गवर्नमेंट इनको अडॉप्ट करे ही करे। अब इसमें भी बेटा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग सभी देख लो। सबसे पहले आर्टिकल 41 वेलफेयर गवर्नमेंट, यानी सरकार कैसी होनी चाहिए, लोगों की भलाई के लिए सरकार होनी चाहिए, जो ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों की भलाई करे। देन वी हैव यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, रूल्स एंड लॉज सबके लिए सेम होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। आर्टिकल 44। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी अगर सरकार कोई नई पॉलिसी बना रही है तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करे, ऐसी उम्मीद उससे की जाती है। आर्टिकल 48A। ठीक है, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये भी आप सबको याद रखना है। देन हमारे पास आता है बेटा आर्टिकल 38 सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। देन आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके साथ साथ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्लेस हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना भी हमारे पास क्या हो गया, हमारे डीपीएसपी का पार्ट हमें देखने को मिलता है। देन वी हैव की फीचर्स में हम लोग एक बार सिंथेसिस देख लेते हैं जल्दी से। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करें, नेचर के स्ट्रिक्ट रूल्स प्रोमिसेस दैट मस्ट बी केप्ट। ठीक है, इनको तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा, ये हर सिटीजन को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की हम लोग बात करें तो बेटा ढील बर्दाश्त नहीं की जाती है, उसके लिए एक सिस्टम काम करता है, उसकी आगे बात करेंगे। वहीं अगर हम लोग डीपीएसपी की बात करें, गाइडलाइंस गोल्स द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव। ठीक है, गवर्नमेंट इन गोल्स को अचीव करने की ट्राई करे, ऐसी गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है, यानी इनको फॉलो करे जब कोई नई पॉलिसी बन रही है। वहीं अगर हम लोग एनफोर्समेंट की बात करें, इमीडिएटली एनफोर्सेबल। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट्स की जब बात करें तो इमीडिएटली एनफोर्सेबल, इफ वॉयलेटेड यू कैन गो टू कोर्ट एंड जज कैन हेल्प। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कोई वॉयलेट करता है तो आपके पास सीधा सा प्रोविजन, आप कोर्ट में जा सकते हो और वहां पर जज आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा, यानी आपको न्याय वहां पर मिल जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें डीपीएसपी की, कैन नॉट बी डिमांडेड इमीडिएटली इन द कोर्ट, इसके लिए आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। ये टोटली डिपेंड करता है गवर्नमेंट को कि उसको फॉलो करना है या नहीं, इसके लिए आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि हम लोग बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के अगर आपके वॉयलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो। गारंटीड राइट नाउ, ठीक है जी, मान ली। देन अचीव्ड ओवर टाइम एज कंट्री प्रोग्रेस, इससे उम्मीद की जाती है कि जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी, टाइम बीतता जाएगा तो इनको अचीव किया जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट्स की हम लोग बात करें तो वो इमीडिएटली डिमांडिंग होते हैं कि अगर आपके वॉयलेट हो रहे हैं तो आप लोग कोर्ट में किसी भी टाइम जा सकते हैं। अब इसमें आगे हमारे पास बेटा विमेंस के लिए कुछ बात कही गई है, किसने कही है आप सबसे पहले ये देखेंगे। बेगम इजाज रजूल 22 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट से हमें पता लगा उन्होंने क्या कहा था। वुमेन ऑफ इंडिया आर हैप्पी टू स्टेप इनटू देयर राइटफुल हेरिटेज ऑफ कंप्लीट इक्वालिटी विद मैन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। ठीक है, ये कहते हैं कि हमारी इंडिया की जो वुमेन्स हैं वो खुश हैं कि वो लोग मेंस के साथ हर स्पेयर में इक्वली क्या कर रही हैं, पार्टिसिपेट करेंगी। आई से सो बिकॉज आई एम कन्विंस्ड दैट दिस इज नो न्यू कंसेप्ट। अब ये कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ये इंडिया के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे इंडिया में तो पहले से ही वुमेन्स को बहुत सारे राइट्स मिलते थे, उनको वैल्यू किया जाता था। ठीक है, बट इज एन आइडियल दैट हैज लॉन्ग बीन चेरिस्ड बाय इंडिया। ठीक है जी, ये कहता है कि हमारे इंडिया में तो ये लोग, इंडिया के लोग बहुत सालों पहले से ही इसको एंजॉय करते हुए आ रहे हैं। अब दो क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दिस इक्वालिटी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल हमें इक्वालिटी की गारंटी देता है, आप लोग पीछे अभी अभी पढ़ के भी आए हैं। देन वी हैव व्हाई डू यू थिंक शी स्टेटेड दैट वुमेन्स इक्वालिटी इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट फॉर इंडिया। ऐसा इन्होंने क्यों कहा है कि इंडिया में वुमेन्स के लिए जो इक्वालिटी की बात हो रही है वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, वो सालों से चला आ रहा है। उसके पीछे की रीजन की बात यहाँ पर हो रही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इसमें आप सबको याद क्या रखना है कि हम लोग इसको लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट भी तो बोला जा सकता है, लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सीधा सा है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नया ऐड करने की जरूरत होगी। ठीक है, जरूरत अराइज होने वाली है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नया ऐड करें। अगर हमने कुछ भी नया ऐड नहीं किया, सारी चीजें एज इट इज पुराने रखी, तो कुछ टाइम के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसलेस हो जाएगा, यानी किसी काम का नहीं रहेगा। तो इन चीजों को याद रखते हुए हम लोगों ने क्या देखा,
नीड्स एंड लॉज अमर्ज ओवर टाइम, ठीक है। नीड्स एंड लॉज जरूरत ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ बढ़ती रहेंगी और हमें कुछ ना कुछ नया ऐड करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ पुराना डिलीट भी करना पड़ जाए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये बात बेटा बिल्कुल अच्छे से पता थी। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो टाइम के साथ क्या क्या चेंज आया, यानी हमने टाइम के साथ नया क्या ऐड किया, जब हम लोग उसकी बात करेंगे तो हमारे पास क्या आता है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड इन 1976। आप सबको याद रखना है ईयर 1976, यानी 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं होती थी। 1976 में हम लोगों ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया या ऐड किया। चेंज टू द डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड अमेंडमेंट्स, यानी जब बेटा इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज होता है, कोई बदलाव किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको अमेंडमेंट्स बोला जाता है। यानी जब कुछ चेंज करेंगे, कुछ ऐड करेंगे या कुछ डिलीट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अमेंडमेंट्स बोला जाता है। चेंज आर नेवर टेकन लाइटली, दे रिक्वायर डीप थॉट एंड कंसेंसस। चेंज को कभी भी लाइटली नहीं लिया जाएगा कि ऐसे ही कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज कर दें। उससे पहले उसको लेके बहुत सारी डिबेट्स होंगी, हो सकता है पब्लिक से ओपिनियन मांगा जाए कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या चाहते हैं, तो उसको लेके पहले बहुत सारा बेटा डिस्कशन होता है, बहुत सारे लोगों की सहमति की जरूरत होती है, उसके बाद कुछ नया ऐड होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिंपली किसी चीज को ऐसे ही ऐड कर दे, उससे पहले एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाता है, उसके बाद कुछ नया उसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें इनिशिएटेड बाय पॉपुलर मूवमेंट्स, ठीक है जी, कुछ पॉपुलर मूवमेंट्स की वजह से भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हो रहा है, जिसको हम अभी आगे 2004 की कहानी पढ़ने वाले हैं। देन रिग्रेसली डिबेटेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में उसको लेके बहुत सारी डिबेट हमें देखने को मिलती है। डिबेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी उसको लेके डिबेट हमें देखने को मिलती है, जहां पर लॉज बनाए जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन सोट, कई बार पब्लिक से भी ओपिनियन मांगा जाता है पोल की हेल्प से। देन वी हैव अमेंडमेंट एक्सेप्टेड, और लास्ट में जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो कहीं जाके अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज हमें देखने को मिलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अब हम लोगों ने बात की थी 2004 के बारे में, तो ये चीज हो सकता है जान के आप लोग थोड़े से शौक हो जाओ कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या रखना, 2004 फ्लैग रूलिंग, अ सिटीजन चैलेंज अ रूल टू एक्सप्रेस नेशनल प्राइड। अब 2004 से पहले बेटा मैं बात करूं तो लोगों को अपने घर पे भारत का झंडा यानी हमारा तिरंगा नेशनल फ्लैग को अपने घर पे लहराने की परमिशन नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता था तो उसको क्या माना जाता था कि वो रूल्स को वोलेट कर रहा है, यानी रूल्स ऐसे थे कि अपने घर पे कोई भी झंडे को नहीं फहरा सकता, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, एक सिटीजन चैलेंज करता है, ठीक है, इस रूल को चैलेंज करता है कि ऐसा क्यों भाई, हम तो प्राउड फील करते हैं ना अपनी कंट्री के झंडे को लहराने में, हमें तो अच्छा लगता है, हम तो प्राउड फील करते हैं, हमें अपनी कंट्री को लेके हम लोग गौरवान्वित हो जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे बेटा ऐसे लॉज थे कि अपने घर पे लोग नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद एक पर्सन उसको चैलेंज करता है, सुप्रीम कोर्ट तक बात चली जाती है, ठीक है। वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी फेवर में क्या जजमेंट देता है। द सुप्रीम कोर्ट एग्रीड फ्लाइंग द नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और इसको फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में ऐड किया कर दिया जाता है कि ये तो हमारे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि हम खुद को एक्सप्रेस करें, हम लोग अगर किसी चीज में प्राउड फील कर रहे हैं, ठीक है, प्राइड फील कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये चीज उसके बाद से क्या हो सकती है, लोग अपने घर पे भी झंडे को लहरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमें देखने को मिलती है। 1992 पंचायती राज सिस्टम। अब पंचायती राज सिस्टम या लोकल गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो अगर हम लोग जाएं एंशियंट टाइम पहले, ठीक है, तो हम लोगों के पास ये सरपंच का कंसेप्ट या विलेज में लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती थी, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर इसको 1992 में मेंशन किया गया। विलेज गवर्नेंस वाज नॉट इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था, तो वहां पर विलेज गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमें देखने को नहीं मिला था। इट वाज इंटीग्रेटेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 1992 के अंदर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया जाता है। उससे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं थी। डोंट मिस आउट अ वर्क ऑफ आर्ट। अब यहां पे आप सबको क्या याद रखना है, अ वर्क ऑफ आर्ट। अब इसमें आप लोग देखेंगे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ रूल्स हैं, लॉज है, उसके साथ साथ इसमें बहुत सारा आर्ट वर्क भी आपको देखने को मिल देगा, जैसे कि ये आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी पीछे हम लोगों ने इसमें पिक्चर्स, पेंटिंग्स की बात की थी, बहुत सारी हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशनल हेरिटेज से देखने को मिली थी। तो नॉट जस्ट अ लीगल रूल बुक,
इट इज अ हैंड क्राफ्टेड मास्टरपीस। ठीक है बेटा, सिर्फ लीगल रूल बुक नहीं है, हैंड क्राफ्टेड मास्टरपीस है। अब आप लोग इसमें जानोगे कि ये जो लिख रखा है ये किसकी राइटिंग है, किसने लिखा है, तो इसको एक पर्सन ने अपने हाथों से लिखा है। ठीक है जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, नाम आप सबको याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मास्टर कैलीग्राफर वो रोट द एंटायर कॉपी बाय हैंड, जिसने पूरी कॉपी को अपने हाथ से लिखा है, ये बात आप सब याद रखेंगे। मास्टर कैलीग्राफर वो रोट द एंटायर टेक्स्ट बाय हैंड, जिसने अपने हाथों से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है। बेटा आप लोग सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बल्कि बुक है, हम लोग बात करें एक बड़ी सी किताब है जिसके अंदर बहुत सारे हम लोगों ने देखा पार्ट्स एंड शेड्यूल्स हैं, और इन्होंने उसको अपने हाथ से लिखा था। वहीं ये जो डिजाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग जो डिजाइन आप लोग देख पा रहे हैं, तो डिजाइन हम लोग बात करें ये किसने बनाए, नंदालाल बोस एंड टीम, उनकी टीम ने इन डिजाइन को बनाया है। पेज के ऊपर जो अलग अलग आपको सीन्स देखने को मिलेंगे, कुछ मोहनजोदारो से लिए गए हैं, कुछ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ इलस्ट्रेशन हमने पीछे देखी थी, इन सब को किसने बनाया, नंदालाल बोस एंड उनकी टीम ने। ये बात आप सबको याद रखनी है। अब बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्टार्ट होता है वी द पीपल। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से जो स्टार्ट होता है उसको प्रीएम्बल बोला जाता है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इन हिंदी विकोल प्रस्तावना बोला जाता है। ठीक है, इसमें हमें मेन चीजें देखने को मिलते हैं, यानी किसी भी कंट्री के अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो अगर आप उसका प्रीएम्बल वाला एक पेज पढ़ लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होने वाली हैं। तो इसमें हमें क्या पता लगेंगी, वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो मेन मेन बात है बेटा, उनके बारे में जो मेन मेन वर्ड्स हैं उनके मीनिंग ढंग से हम लोग देखने वाले हैं। कोर वैल्यूज गाइड ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सिटीजन एक्शंस। ठीक है जी, दीज वैल्यूज एग्जिस्ट एवरीवेयर बट देयर ट्रू एसेंस इज रिटन इन द प्रीएम्बल। ठीक बात है भाई। द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्स द टर्म्स सोशलिस्ट। अब इसमें बहुत सारी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी और कुछ टर्म्स बाद में ऐड हुई हैं, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये टर्म्स हमें इसमें देखने को नहीं मिली थी, ये कुछ टर्म्स बाद में ऐड हुई हैं। द टर्म्स जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर वर एडिड वाया 42nd अमेंडमेंट इन 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट आप सबको याद रखना है, उसकी हेल्प से ये चीजें क्या हुई थी बेटा, उसमें ऐड की गई थी, उससे पहले नहीं होती थी। अब इसमें मेन मेन चीजें हम पढ़ेंगे। जो स्टार्टिंग होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी उसका क्या मतलब होता है, वो क्यों लिखा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्टेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नॉट हैंडेड डाउन बाय किंग। ठीक है, इससे पता लगता है कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमारे लोगों ने जिनको डिसाइड किया था उन लोगों ने इसको बनाया, उन लोगों ने इसको लागू किया है, किसी राजा ने हम पे थोपा नहीं है। तो ये उन लोगों ने बनाया है, हमारे लोगों ने, हम सब ने मिलके बनाया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया, इसीलिए इसमें एक टर्म ऐड हुई है वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो इसकी स्टार्टिंग लाइन भी है। देन सोवरेन का मीनिंग आप सबको याद रखना है, सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट इंडियाज गवर्नमेंट, यानी बाहर की कोई भी एक्सटर्नल पावर इंडिया की गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकती। हम लोग पूरी तरीके से सोवरेन है, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है बाहर से कोई हमें ऑर्डर कर रहा है और हम उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर हमें सोवरेन का मीनिंग भी क्लियर हो जाता है। देन वी हैव रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन, यानी जो स्टेट का हेड होगा, जो सबसे ऊपर सुप्रीम होगा, उसको इलेक्टेड पर्सन होगा, यानी उसको लोग वोट डाल करके क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हेरिडेटरी मोनार्क है कि कोई राजा है फिर उसका बेटा बन रहा है फिर उसका बेटा बन रहा है, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर काम नहीं करता। इससे हमें क्या पता लगता है बेटा कि इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट अ हेरिडेटरी मोनार्क। अब आगे हमारे पास आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है भाई, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, गवर्नमेंट रेगुलेट्स ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप किसके पास रहेगी, यानी वेल्थ की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास रहेगी। क्यों, टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ताकि सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हमें देखने को ना मिले, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हमें देखने को ना मिले। ऐसा ना हो कि वेल्थ को लेके, वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास बहुत सारी वेल्थ है और किसी के पास वेल्थ बिल्कुल ही नहीं है, तो इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए ओनरशिप हमने गवर्नमेंट के पास रखी, सोशलिस्ट का मीनिंग। ठीक है, हालांकि हमारे यहाँ पर बेटा दोनों कंसेप्ट काम करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास भी ओनरशिप होती है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ जो प्रीएम्बल में वर्ड्स ऐड हैं उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें आज की डेट में हम लोग अलग तरीके से भी यूज कर रहे हैं। देन वी हैव सेकुलर, कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी लोगों के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो जिस रिलीजन को चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी तरीके की, किसी भी के ऊपर हम लोग बात करें तो बेटा दबाव नहीं है। और स्टेट का कोई भी खुद का अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और लोग जिस रिलीजन को चाहे उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक, जिसका मीनिंग आप सबको पहले से ही पता है, पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स,
इलेक्ट रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, लोगों के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं और रूलर्स को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं और उनके जवाब भी मांगते हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं। तो देन वी हैव जस्टिस, यानी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबकी भलाई के लिए काम करना है, कास्ट क्रीड जेंडर के बेस पे किसी के साथ भी किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको जस्टिस प्रोवाइड कराया जाएगा। देन वी हैव लिबर्टी, लिबर्टी की हम लोग बात करें बेटा, नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, यानी बिना बात की रेस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर भी नहीं लगेंगी, बिना बात की रेस्ट्रिक्शन किसी के ऊपर भी नहीं लगेंगी। ऑन थॉट्स, एक्सप्रेशन और एक्शन, सभी के पास क्या है बेटा, फ्रीडम है कि वो अपने विचार रख सकता है, ठीक है, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, एक्शन ले सकता है, जब तक वो किसी दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है। इक्वलिटी यानी सभी को इक्वल समझना, इसका मीनिंग आप सबको पता है। देन वी हैव फ्रेटर्निटी, वी आर मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, नो वन ट्रीट्स फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, यानी कोई भी किसी दूसरे सिटीजन को इन्फीरियर ट्रीट नहीं करेगा, हम सभी सेम फैमिली के मेंबर है, एक कंट्री के लोग हैं, तो हम सबको भाईचारा बना के रखना चाहिए, एक तरीके से अच्छे तरीके से मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है जी। फीचर्स ऑफ द प्रीएम्बल, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, हाउ वी सी देम इन आवर डेली लाइफ। अब आप लोग देखोगे कि डेली लाइफ में इसका क्या रोल होता है, कि हम लोग रोज की जिंदगी में इसको कैसे समझ सकते हैं। सेकुलर की हम लोग बात करें तो बेटा आप सभी इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि सभी के पास अपने खुद के राइट्स हैं, उनकी रिलीजन के अंदर जो रिचुअल्स हैं वो उनको अच्छे से क्या कर सकते हैं बेटा, फॉलो कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके ऊपर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन हमें देखने को नहीं मिलती है, स्टेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इससे हमें पता लगता है कि सेकुलर को हम लोग रियल लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। देन जस्टिस की हम लोग बात करें, द स्टेट प्रोवाइडिंग इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, स्टेट सबको इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन, किसी के भी जेंडर, कास्ट और रिलीजन को ध्यान में नहीं रखता और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब का एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं बिफोर वी मूव ऑन, यानी कि यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है लगभग कंप्लीट, सिर्फ अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि पीछे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अब जल्दी से खुश हो जाओ और देखते हैं। रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं और सिटीजन्स को उसके अंदर जो राइट्स मेंशन है सिटीजन उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ उनकी ड्यूटीज भी मेंशन है जो सिटीजन्स को परफॉर्म करनी चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक्स, इंस्पायर्ड बाय इंडियाज रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज, यानी किन किन चीज़ों ने इसमें मेन रोल प्ले किया। इंस्पायर्ड बाय इंडियाज रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज, फ्रीडम स्ट्रगल एंड ग्लोबल प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आप सबको याद रखनी है। देन वी हैव द स्ट्रक्चर डिफाइंस द सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो ये स्ट्रक्चर भी हमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन से पता लगता है कि किस तरीके की गवर्नमेंट है, कितने ऑर्गन्स के बीच में पावर डिवाइड कर रखी है, स्टेट के पास क्या पावर है, सेंटर के पास क्या पावर है, लोकल के पास क्या पावर हमें देखने को मिलती है। देन लास्ट वी हैव इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट कंटिन्यूअसली इंप्रूव्ड एज पर द कंट्रीज नीड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है, कंट्री की नीड, देश की जरूरतों के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या कर सकते हैं बेटा, चेंज उसमें कर सकते हैं और उसको इंप्रूव बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फाइनली चैप्टर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। होप सो चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पे प्यारे प्यारे कमेंट करना नहीं भूलना, और मोस्ट इंपोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप में से किसी से भी मिस ना हो। उसके साथ साथ हम लोग बात करें तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए भी एक अलग से सीरीज चलेगी। एक बार ये हमारी न्यू बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए एक स्पेशल सीरीज क्लास 7th के लिए लेके आने वाले हैं, जिसमें आपके चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी कि उस एमसीक्यू प्रैक्टिस के बाद आपसे कुछ भी चैप्टर से छूट ना जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है दैट इज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।